अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की एक्सरसाइज लेकर आए हैं, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमेशा की तरह इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने एक पीपीटी फाइल ओपन होगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स गेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका काम ये है कि सिर्फ आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझना है। तो बाकी जितने भी आपके पास चैप्टर्स कवर हो चुके हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस, टेस्ट योरसेल्फ, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपके पास डिफ्यूजन क्या है और इसको आपने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। अब याद रहे कि गैसेस में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, बट सॉलिड्स में कोई डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होता। तो उसने आपसे जर्नल पूछा है कि डिफ्यूजन क्या है, उसकी एग्जांपल। तो यहां पर मैंने दो डेफिनेशंस लिख दी हैं डिफ्यूजन की। द फर्स्ट वन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कूलिंग टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बेटा, गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्सअप हो जाना और एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाना। ओके, और सेकंड डेफिनेशन आपके पास क्या है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। बेटा, मॉलिक्यूल्स का, वो चाहे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो, वो चाहे गैस के मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, उनको भी हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। यहां पर मैं आपको शो करवा देता हूं एक पिक के जरिए। इसको आप देख सकते हैं कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स, इसमें डिफ्यूजन हो रही है कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स अप हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और अगर लिक्विड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने एक दो ड्रॉप्स इंक के डाले हैं, तो वो इंक के जो ड्रॉप्स हैं वो पूरे ग्लास में स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस इन लिक्विड्स। ओके, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस गैसेस में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है। ओके, अब अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा, हाइड्रोजन गैस इज 4 times मोर डिफ्यूज देन ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन गैस है वो 4 गुना जल्दी डिफ्यूज करती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। बेटा, जब हमने डिफ्यूजन का लेक्चर कवर किया था, जिन बच्चों ने मुझसे ले रखा है उनको ये समझ आ गई होगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ये मोलर मास ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। हमने बात की थी कि जितनी हैवी गैस होगी वो उतनी ही कम डिफ्यूज करती है, ठीक है, जितना उसका वजन होगा, जितना उसका मोलर मास होगा, उतना ही उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। ऑन द अदर हैंड, जितनी गैस हल्की होगी, जिसका मोलर मास कम होगा, वो उतनी ही जल्दी डिफ्यूज कर जाती है। ओके, और हमने एक रिलेशन पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या था जिसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते थे, दैट इज R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 ओवर M1। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी दो गैसेस के दरमियान उनका रेट फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज करेगी और कितने टाइम्स जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी। ओके, तो आइए जरा हम अगर इसी की एग्जांपल लें, तो यहाँ पर 1 2 2 1 ये गैसेस, यहाँ जिसका रेट ऊपर होगा उसका मोलर मास नीचे होगा, जिसका रेट नीचे होगा उसका मोलर मास ऊपर होगा। फॉर्मूले को आपने एज इट इज ही लिखना है। ओके, आइए अगर इस फॉर्मूले को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ करें, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसको हाइड्रोजन लिख देते हैं और इसको हम ऑक्सीजन लिख देते हैं। अब देखें, हाइड्रोजन का रेट ऊपर है, तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो नीचे पुट करेंगे। ऑक्सीजन का रेट नीचे है, तो इसका मोलर मास हम ऊपर पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने सेट कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आइए
अब देखिए हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है कि कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 32 एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2। ओके, एक ऑक्सीजन जो है ना, उसका एक ऑक्सीजन एटम, उसका एटॉमिक मास होता है 16। अब जब वो मोलिक्यूल बनेगा तो दो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो 16 प्लस 16 32। सो 32 इज द molecular mass of oxygen gas and 2 is the molecular mass of oxygen। तो देखिए आपके पास r rate of hydrogen rate of oxygen is equal to अंडर रूट ऑफ, अब ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ओवर हाइड्रोजन का मोलर मास 16, देखो कटता है 16 वन, सॉरी यहाँ पर 2 है, काटो 2 वन जा 2 16 जा, है ना, 2 के टेबल पे कट गया, क्या बना आपके पास, रेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 अपॉन 1। तो अब देखो 16 का अंडर रूट होता है 4 और 1 1 ही रहेगा आपके पास, या आप ऐसे भी, क्योंकि अंडर रूट और स्केयर इनवर्स होता है ना, तो 4 का स्केयर आपके पास कितना होता है 16, तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज रेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 ओवर 1। तो अगर इसको हम रेशो में लिखें तो बेटा हम क्या लिखेंगे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, रेट ऑफ हाइड्रोजन रेशो रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 रेशो 1। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास हाइड्रोजन की रेशो है वो 4 है और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है 1। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन इज 4 टाइम मोर डिफ्यूज देन ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप किसी भी दो गैसेस के दरमियान उनका रेट फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज करेगी और कितने टाइम जल्दी डिफ्यूज कर सकती है। जब हमने डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, मैंने वहां पर आपको कुछ गैसेस भी दी थी कि उनका आप कंपैरिजन करके बताएं कि किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है किसका कम है, तो वो आप क्वेश्चन वहां से गेट कर सकते हैं। ओके, तो होप सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा जिसमें हमने बात की कि डिफ्यूजन क्या है और उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल। आपने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन जो कि सिंपल आपको बुक पर भी मिल जाएगी और इसको पास्कल के साथ आपने रिलेट भी करना है। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर दैट विल सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मर्करी 760 mm मिलीमीटर इन हाइट एट सी लेवल। ओके, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इस डेफिनेशन को अगर इन डिटेल समझना है, अगर किसी बच्चे ने मुझसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पढ़ा तो उससे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़े, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सी लेवल पर ही क्यों मेजर करते हैं। ठीक है, हम यही कहते हैं ना कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, तो सतह समंदर के ऊपर ही क्यों हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, उसका आंसर वहां इन डिटेल मैंने दे रखा है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आप वहां से समझेंगे। ओके, अब रिलेशंस आपको वो यहाँ पर भी मैंने लिख रखे हैं, वहां पर भी मैंने आपको बताए थे कि 1 एटीएम बेटा इक्वल होता है 760 टॉर्क के, डेट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ hg, डेट इज इक्वल टू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल। और आप याद रखेंगे कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये तो प्रेशर का ऐसा यूनिट है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ये 1 पास्कल के इक्वल होता है। और 1 टॉर्क इक्वल होता है 1 mm ऑफ hg, जो आपको नोट्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर इसको मैंने मेंशन कर रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई आर दी डेंसिटीज ऑफ गैसेस आर लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से कम क्यों होती है। इन गैसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। हम जानते हैं कि जो गैसेस हैं उनके अंदर जो मोलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा
वीक होती हैं। ओके, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन गैस मोलिक्यूल्स। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो बेटा गैस के मोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर होंगे एक दूसरे से, मतलब उनमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। A very small mass of gas occupies very large volume। और हम ये भी जानते हैं कि जो गैसेस का वॉल्यूम है वो डिफाइन नहीं होता, उनको जितनी जगह मिले वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर अब थोड़ी सी भी गैस होगी ना, वेरी स्मॉल मास ऑफ गैस कैन ऑक्युपाई अ लार्ज वॉल्यूम, तो बड़ा वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं। बट ऑन द अदर हैंड इन लिक्विड्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं इसमें, बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस, गैसेस की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, सो दे कैन नॉट एक्सपेंड फ्रीली एज गैस मोलिक्यूल। जिस तरह गैस मोलिक्यूल्स अपनी मर्जी से रैंडमली होते हैं, मूव करते हैं, इस तरह लिक्विड के मोलिक्यूल्स रैंडमली मूव नहीं करते एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर का वॉल्यूम ही ऑक्युपाई करेंगे, 5 लीटर पानी है तो वो 5 लीटर पानी का ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। अरे सर, इसके क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं लिखा। तो बेटा ये कोई रीजनिंग क्वेश्चन नहीं है, इसका हूबहू आंसर आपको बुक पर भी मिल जाएगा। जो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसमें भी मैंने क्वेश्चंस के सभी आंसर्स लिख रखे हैं। ओके, तो एवेपोरेशन क्या है आपके पास, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम एवेपोरेशन बोलते हैं। और इसके फैक्टर्स में से सिर्फ आपने सरफेस एरिया लिखना है, और हम जानते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ने से एवेपोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही आपके पास एवेपोरेशन का प्रोसेस भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपके पास एवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है। तो सरफेस के ऊपर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतना ही एवेपोरेट होना चाहेंगे, है ना। तो याद रखेंगे कि सरफेस एरिया के बढ़ने से एवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल। एलोट्रॉपी क्या है उसकी एग्जांपल, आप इसका भी आंसर आपको बुक पर मिल जाएगा या नोट्स से आप इसको देख सकते हैं। अब एलोट्रॉपी क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म एट सेम फिजिकल स्टेट। एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल में आप बेटा लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है O2 और O3, आपके पास ओजोन है। तो देखिए ऑक्सीजन एलिमेंट सेम है लेकिन दो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास ऑक्सीजन गैस है और ये आपके पास ओजोन गैस है, और इनकी फिजिकल स्टेट भी सेम है, दोनों गैसेस होती हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल आप S8, ये भी आपके पास सल्फर है, S8 ये भी सल्फर है, बट ये आपके पास 96 इनका जो है वो आपके पास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है कि एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ओके, तो ये आपके पास 96 से पहले पहले आपके पास होता है रोम्बिक फॉर्म में, रोम्बिक, और 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद जो सल्फर है ये मोनोक्लिनिक में चला जाता है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ कि रोम्बिक की क्या शेप होती है और मोनोक्लिनिक की क्या शेप होती है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 96 डिग्री होता है। ओके, तो ये आपके पास आप देख सकते हैं रोम्बिक सल्फर उसकी शेप क्या है और मोनोक्लिनिक की शेप क्या होती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर ही देख लिया आप, 96 से ज्यादा होगा तो मोनोक्लिनिक में एग्जिस्ट करेगा। सही है, तो क्या बनेगा, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सल्फर एग्जिस्ट एट मोनोक्लिनिक फॉर्म। अगर यहीं से वो आपको क्वेश्चन चेंज कर दे, आपसे कहे इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 90 डिग्री, तो 90 पर 96 से कम वो फिर रोम्बिक फॉर्म में चला जाएगा। तो हमेशा रट्टा नहीं मारना, आपने अपने दिमाग का यूज करते हुए कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और समझना है कि उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन में क्या रिलेशन है? इसका आंसर आपको हूबहू बुक पर नहीं मिलने वाला, तो इसको यहीं पर समझ लें। तो आइए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, हाँ कंडीशन यह है कि प्रेशर चेंज प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को चेंज नहीं करना। जैसे रुए जमीन के ऊपर ना, कहीं पर भी आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वो 100 डिग्री होता है, लेकिन अगर आप मरी हिल्स पर चले जाते हो ना, ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर चले जाए, तो वहां पर वाटर 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सही है, तो याद रखना है कि प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। ओके, वो चेंज नहीं होता। अच्छा, एट बॉइलिंग पॉइंट पर द एडिशन ऑफ हीट ऑफ लिक्विड टू लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल तो होने लग गया। अब ऐसा नहीं है कि उसका टेम्परेचर 100 से बढ़ना शुरू हो जाएगा, 110 120 नहीं। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद भी जब आप उसको कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, तो वो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो बेसिकली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होता है। सही है, बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, उसको हीट दे जा रहे हो, तो क्या होगा, उस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो सरफेस पे आएंगे तो वो सरफेस ऑफ लिक्विड को छोड़कर गैस में चले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। तो एज अ रिजल्ट एवेपोरेशन इंक्रीज, एवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। इट डजंट चेंज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं करता, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा, लेकिन जो एडिशन ऑफ हीट आप दे जा रहे हो वो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी जरूर इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है। सो द बॉइलिंग पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है बेटा वो कांस्टेंट ही रहता है, याद रहेंगे। इसको मैं शॉर्ट वर्ड में ये कह सकता हूं कि आपके पास टेम्परेचर आप दे जा रहे हो किसी लिक्विड को, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद भी जब आप उसको हीट दे रहे हो ना, तो वो जो हीट अब उसको मिल रही है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, हीट की फॉर्म में उसको एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी मिलती जाएगी तो वो फिर आपके पास अवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली रिलेशन है अवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड में। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टेस्ट योरसेल्फ आपके लिए आने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। सो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।